गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेसन है लेसन 9 देख रहे थे हम लोग। लेसन 9 में जलवायु पढ़ रहे थे। जलवायु पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग जलवायु वाले लेसन। लेसन 9 है शीतोष्ण घास स्थल में जीवन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग प्रेयरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु। महाद्वीपों के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीप जलवायु होती है। यानी यहाँ नहीं अधिक और नहीं ठंड, तो चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 अंश सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान कितना होता है, हिमांक से 20 अंश सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। कनाडा के विनिपेग में वहाँ की तापमान कितनी है, 20 अंश सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। बर्फ की एक मोटी परत से ढक दिया जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा है वह कैसे होती है सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए कैसी है, अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चीनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। उत्तर दक्षिण अवरोध में उत्तर दक्षिण की दिशा कैसी है, जो हवा चलती है, उनकी अनुपस्थिति में यहाँ की चीनूक नामक एक स्थानीय हवा भी बहती है। यहाँ देखेंगे चीनूक क्या है। चीनूक एक क्या है, गर्म पवन है, गर्म हवा है, जो शीत ऋतु में बहती है। कब बहती है, शीत ऋतु में, तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। तापमान अधिक होने के कारण वहाँ की जो बर्फ है वह क्या होने लगती है, पिघलने लगती है, एवं पशुओं के चरने के लिए वहाँ उपलब्ध चारागाह हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग वनस्पति एवं प्राणी जात के बारे में देखेंगे। वनस्पति एवं प्राणी जात। प्रेयरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। प्रेयरी सामान्यतः क्या होती है, पेड़ विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरफत यानी विलो, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। वहाँ प्रेयरी में पेड़ बहुत कम होते हैं। जो कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, सरपत, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। ये कितने ऊंचे होते हैं उसको बताया गया है। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा है। कौन कौन सी है, आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा है। वहाँ की कौन कौन सी फसल थे, सोयाबीन, आलू और कपास और अल्फा। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम और अनिश्चित होती है वहाँ
पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। तो जिन क्षेत्र में वर्षा काफ़ी कम होती है उस क्षेत्र में घास कैसी होती है, छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होती है। विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। विशाल मवेशी जहाँ गाय भैंस पाले जाते हैं वह क्या है, क्या कहते हैं उसको, रैंच। विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता है, काउबॉय कहते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश, बाइसन ये रहा, इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। कहाँ की, अमेरिका की, है ना। तो निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग क्या होते जा रहे हैं, लुप्त हो गए हैं। और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणियों में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, काइयोट, गोफर एवं प्रेयरी कुत्ता। कौन कौन से यहाँ पर, खरगोश है, काइयोट है, गोफर एवं प्रेयरी कुत्ता। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, लोग। इस देश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्हें प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कहाँ कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। किसके लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। जो यहाँ देखेंगे हम लोग दो सबसे अधिक विकसित देश कौन कौन से विश्व के, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। तो कृषि के वैज्ञानिक विधियों क्या क्या है, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को क्या कहा जाता है, विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस चीज़ को खाद्य प्रक्रमण यानी खाद्य बनाने के उद्योग जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं जैसे आजकल हम लोग देखते हैं गोठान, गोबर की गोठान जो है, आजकल लोग जगह जगह गोबरों को इकट्ठा करके उसमें से खाद बनाया जा रहा है। तो
यह दूध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। यह देखेंगे हम लोग कंबाइन संयंत्र एक मशीन है। कंबाइन एक मशीन जो बुआई, जोताई एवं थ्रेसर तीनों का कार्य कर सकती है। कंबाइन क्या है? एक मशीन है जो बुआई, जोताई, थ्रेसर या तीनों का कार्य करता है। अब देखेंगे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर है। कौन कौन सी हैं यहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर है। कनाडा के प्रेयरी के प्रमुख नगर एडमंड्स, सैस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग हैं। हम देखेंगे वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। ऊंचाई को बता रहा है। यह ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है। कौन से पर्वतों से घिरा है बच्चों? ड्रैकेसबर्ग। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। कौन से रेगिस्तान स्थित है? कालाहारी। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए। वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ इस प्रदेश में सिंचित करती है। यहाँ पर है, देखिए अफ्रीका है तो इसमें उच्च वेल्ड, इसमें उत्तर पूर्व में क्या है? उच्च वेल्ड है। यहाँ पर दिखाया गया है नदी का, लिम्पोपो नदी है, ऑरेंज नदी है, जोहान्सबर्ग है यहीं पर। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले वेल्ड नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश क्या है? बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। बच्चों, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे चट्टान है वहीं पर घास नहीं है, अन्यथा बाकी धरातल पर कोई ना कोई घास के रूप में पाया जाता है। उन स्थानों के नाम बताइए जहाँ अपने घास को उगते देखा है। जैसे हम लोग समतल एरिया में देखते हैं, है ना, जैसे दूब घास जैसे मैदानों पर अधिकतर देखने को मिलता है। और यहाँ बोल रहा है आपने उगते देखा है, उदाहरण के लिए लॉन, क्रिकेट के मैदान, पासर मार्ग की दरारें इत्यादि में। जैसे हम लोग देखते हैं अधिकतर क्रिकेट के मैदान में दूब घास पाई जाती है ना, और छोटी छोटी घासें हैं। आगे देखेंगे हम लोग, वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेयरी में कौन सी ऋतु होगी? यहाँ क्या बोला? वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेयरी में कौन सी ऋतु होगी?
यहाँ जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो पता हो जाएगा हमें। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु कैसी होती है? नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5.5 अंश सेल्सियस से 10 अंश सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन एवं गर्म होती है। ग्रीष्मकालीन क्या होती है? अल्पकालीन एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्स वर्ग का तापमान लगभग 20 अंश सेल्सियस दर्ज किया गया है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र कैसे हो जाता है? सूखाग्रस्त हो सकता है। तो वेल्ड में नवंबर से फरवरी के बीच कौन से महीने होती हैं? ग्रीष्मकालीन। आगे देखेंगे हम लोग वनस्पति एवं प्राणी जात। यहाँ वनस्पति विरल है यानी कम है। अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास पृथ्वी को हमेशा घास से ढके रहता है। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों पर पैदा होती है। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुड़ू हैं। ये कुड़ू कौन से जानवर है? मुझे नहीं पता था। तो है चीता एवं कुड़ू, एक जानवर ही होगा, है ना। तो अब पढ़ेंगे हम लोग निवासी। ये क्या बच्चों? तेंदुआ। वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। वेल्ड उपजाऊ नहीं होती वहाँ की मिट्टी, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है। जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कौन कौन सी फसलें हैं? मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू की। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ वेल्ड के लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या है? भेड़ पालन। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है। भेड़ को किसके लिए पाली जाती है? ऊन के लिए। तथा इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति है। कौन सी भेड़ है वहाँ? मेरिनो प्रजाति की एक भेड़ है। ये तथा दूध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है। पशुपालन कहाँ किया जाता है? नम एवं गर्म जगह में। एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। दुग्ध का उपयोग किसमें किया जाता है? घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हुआ है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। सोना एवं हीरा इस लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं।
सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश का क्या है? मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किसको? जोहान्सबर्ग को स्वर्ण की राजधानी भी कहा जाता है। किंग बिरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। चित्र 9.7 किंग बिरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के भी व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रकार अफ्रीका एवं ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन तथा उपनिवेश बन गया। ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। ये तो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग एक एक चीज पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसमें से मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किसे पश्चिम में है? 3rd नंबर है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाना है। ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए। 1 2 है ना, 2 ही क्वेश्चन। ये भी है। इसमें कई प्रेरी को विश्व का धान्यगार कहा जाता है। क्वेश्चन 1 हो गया। ये 3 क्वेश्चन हो गया। प्रेरी को विश्व का धान्यगार कहा जाता है। सही जोड़ी और सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले दिन अगला लेसन देखेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। आप लोग होमवर्क करके टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।